हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था और इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में डीपली स्टडी किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको जा करके वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन व्हाट एवर वे द कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर पैक्ड देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन फॉर्म ऑफ वॉइड्स। हम लोग जब कभी भी देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उसका जो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स, ये सब कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको मतलब पैक किया रहता है, किसी भी स्ट्रक्चर में इसी को पैक करके बनाया जाता है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, मतलब देखने पर पता चलता है कि वहाँ पे कुछ फ्री स्पेस रह जाते हैं, तो वो फ्री स्पेस वॉइड्स के फॉर्म में रहते हैं। तो जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी स्ट्रक्चर में जो हम लोग कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स को पैक करते हैं, तो पैक करने का जो स्पेस फिल्ड किया जाता है पार्टिकल्स से, तो उसका परसेंटेज को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है। The both type of closed packing HCP and CCP are equally efficient। तो जो HCP और CCP जो होते हैं ये दो प्रकार का है, तो ये इक्वल ही होते हैं, इसमें पैकिंग इफिशियंसी इक्वल नहीं होता है। लेट अस कैलकुलेट द इफिशियंसी इन पैकिंग इन CCP स्ट्रक्चर। अब हम लोग CCP स्ट्रक्चर का पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर है और ये क्लोज पैकिंग इसमें किया गया है। अदर साइड्स आर नॉट प्रोवाइडेड विथ स्पेस फॉर सैक ऑफ क्लियरिटी। तो इसका जो हिडन पार्ट है उसको नहीं दिखाया गया है, इसलिए कि क्लियर इसमें इमेज आ रहा था, इसलिए पार्ट को नहीं दिखाया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका हम लोग पैकिंग इफिशियंसी को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फिगर में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि ए सी और ऊपर में यहाँ पे बी मतलब दिखाया गया, एक ट्रायंगल को यहाँ पे कंसाइडर किया गया है। तो जो AC साइड है, तो AC साइड को हम लोग बी मान लिए हैं। तो हम लोग ट्रायंगल ABC में देखते हैं कि जो AC स्क्वायर, तो AC को हम लोग बी माने हैं, तो बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया गया है। तो दो साइड इक्वल हो गया, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया, तो 2A स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग बी का मतलब AC का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो किसी भी स्फेयर में जो रेडियस हो गया तो वो तो R होता ही है। तो यहाँ पे 4R, क्योंकि इसका 4 साइड है, जो क्यूबिक होता है वो स्क्वायर से ही बना होता है 4 साइड वाला। तो इसका ये रेडियस 4R और इंटू 2M, जो B का वैल्यू निकला है एक साइड का वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ ये दोनों को कंपैरिजन किए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू फाइंड कर लिया गया है, जैसे 2√2R। तो हम लोग यहाँ पे तो जो इतना फाइंड हो गया, तो हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल लिए हैं, तो A/2√2। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे CCP स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें 4 स्पेयर रहते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो साइड क्यूब। तो इसका साइड का क्यूब, तो एक साइड निकल गया, रेडियस साइड के उसके इक्वल ही है। तो ये साइड हो गया, तो इसका हम लोग क्यूब कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पैकिंग इफिशियंसी में आपको बताई कि जितना भी स्पेस फील्ड होगा किसी भी यूनिट सेल का, उसका परसेंटेज को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पे जो उसका वॉल्यूम आया है उससे हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे हैं 100 से हम डिवाइड करके, मतलब इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली आप लोग परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही इसमें भी निकालना है। तो यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिगर 1.21 में दिखाया गया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्फीयर अलोंग द बॉडी डायगोनल एज सॉन विथ सॉलिड बाउंड्रीज। यहाँ पे क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एटम होते हैं इसके सेंटर में है और टच विथ द अदर 2 एटम्स डायगोनली अरेंज, और ये डायगोनली अरेंज कर दिया गया है।
और इसका जो एटम है एक सेंटर में है, फिर इसके चारों तरफ से एटम को लगाया गया है। तो हम लोग ट्रायंगल EFD में देखेंगे, आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं ट्रायंगल EFD। तो EFD में उसी तरह से निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से ही, पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ से हम लोग एक साइड निकाल लेते हैं और फिर ट्रायंगल AFD में देखेंगे तो ये भी उसी प्रकार से ही निकालना है। तो C का वैल्यू B का निकल गया, फिर C का निकल गया। तो अब हम लोग इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। तो जो डायगोनल होता है वो ये एक क्यूबिक है, तो इसमें इसका 4 साइड है, यानी कि ये स्क्वायर से बना है तो 4 साइड है। तो 4 रेडियस को हम लोग ले करके और दोनों को हम लोग कंप्राइज करके और यहाँ पे रेडियस का वैल्यू निकाल देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, जो साइड रहता है उसका क्यूब हम लोग कर दिए। और फिर पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग जो जैसे परसेंटेज निकालते हैं, टोटल बाई ऑब्टेन बाई टोटल इंटू 100, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं इसका परसेंटेज, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में कैसे निकलता है? इन सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो उस क्यूब के कॉर्नर पर लोकेटेड रहते हैं। द पार्टिकल्स टच ईच अदर एलोंग द एज, और जो उसका पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के एज के टच में रहते हैं। फिगर 1.22 में आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में कि एक इसका कॉर्नर पे पूरा रहता है और सारे कॉर्नर वाले एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहा है, तो आप लोग अच्छा से यहाँ पे देख लीजिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? थर्स द एज लेंथ और साइड ऑफ द क्यूब इज ए। क्यूब के साइड को हम लोग ए मान लिए हैं और इस जो इसका रेडियस है उसे हम लोग आर कंसिडर कर लिए हैं। तो ए इजकल टू 2r, इसका साइड है ए और आर जो है वो रेडियस है। तब वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो साइड क्यूब होता है। तो इसका ए साइड है, तो हम लोग ए के बराबर है 2r। तो यहाँ पे 2r का हम लोग क्यूब निकाल लिए हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे स्फेयर का वैल्यू निकाला गया है। तो अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100%। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और जो एरिया आया था, जो वॉल्यूम आया था उसको यहाँ पे हम लोग रख करके और परसेंटेज यहाँ पे निकाल दिए। थस वी में कंक्लूड दैट CCP एंड HCP स्ट्रक्चर्स हैव मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी। तो हम लोगों ने दोनों का पैकिंग निकाल दिया, CCP और NCP का स्ट्रक्चर का। तो हम लोग को ये कंक्लूजन मिल रहा है कि दोनों के पास पैकिंग इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 52.4% आया है पैकिंग इफिशियंसी, और अब हम लोग ऊपर में देखें तो यहाँ पे आया है 68%। तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ये जो FCC और CCC का जो पैकिंग इफिशियंसी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, यही भी हमें बोल रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। अब हम लोग यूनिट सेल डायमेंशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? From the unit cell dimension, it is possible to calculate the volume of unit cell. यूनिट सेल डायमेंशन से हम लोग को किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। नोइंग द डेंसिटी ऑफ द मेटल वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल। अगर हम लोगों को किसी भी मेटल का डेंसिटी के बारे में पता है तो हम लोग आसानी से उस एटम का, उस यूनिट सेल के एटम का मास को हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। The determination of the mass of a single atom gives an accurate method of determination of Avogadro constant। तो जो उसका मास हम लोग निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसी भी सिंगल एटम का, तो वहाँ पे ना एवोगाड्रो कांस्टेंट थ्योरम लगा करके आसानी से हम लोग सही निकाल सकते हैं। Suppose age length of a unit cell is a cubic crystal determined by X-ray diffraction, A the density of the solid substances and M be the molar mass in case of cubic crystal। क्यूबिक क्रिस्टल में आप लोग सपोज कर लीजिए कि किसी भी लेंथ, किसी भी एक क्रिस्टल का एक उसका जो लेंथ होता है, जो इसका एज का जो लेंथ होता है उसे हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन से ए मान लिए हैं, डी उसका डेंसिटी हो गया है और उसका जो एम है वो मोलर मास हो गया है। किसी भी सब्सटेंस का आप लोग मान लीजिए क्यूबिक क्रिस्टल में, तो उसे हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो क्यूबिक है तो इसका साइड क्यूब होता ही है वॉल्यूम, तो इसलिए ए क्यूब यहाँ पे लिखा गया है। मास ऑफ द यूनिट सेल, नंबर ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ द ईच एटम।
इक्वल टू जेड इंटू एम। हम लोग जेड माने थे और एम माने थे मास को और जेड माने थे नंबर्स ऑफ यूनिट सेल को। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किए। हियर जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का जो नंबर है उससे हम लोग जेड है और एम जो है वो मास है। तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, तो हम लोग मास कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम बाई कैपिटल एन ए, तो कैपिटल एम है ये मोलर मास है। देयर फॉर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, इसका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम से हम लोग निकाल दिए। रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इन द सेम अब द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। आप लोग हमेशा ये याद रख कर लीजिएगा, ये नोट रख कर लीजिएगा कि जो यूनिट सेल का डेंसिटी होता है वो किसी भी सब्सटेंसेस के डेंसिटी के इक्वल नहीं होता है। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कैन ऑलवेज बी डिटरमिनेड बाय अदर मेथड, और जो सॉलिड का डेंसिटी होता है वो और दूसरे मेथड से भी निकाला जा सकता है। आउट ऑफ 5 पैरामीटर डी जेड एम एन इफ एनी नो फॉर वी कैन कैलकुलेट द फिफ्थ। ये 5 जो पैरामीटर यहाँ पे दिया गया, अगर इसमें से 4 अगर पता है तो हम लोग 5वां हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इसलिए आप लोग अच्छा से एकदम माइंड क्लियर करके, माइंड सेट करके अच्छा सा वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अब हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं कि एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज ऑफ 288 pm. The density of the element, how many atoms are present in 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे एटम निकालना है, तो इसका तो सोल्यूशन दिया ही हुआ है कि जो यूनिट सेल है उसका यहाँ पे वॉल्यूम निकाल दिया है। तो वॉल्यूम निकालने के बाद यहाँ पे इसका मास बाई डेंसिटी निकाल दिया है, 208 ग्राम पर निकाला है यहाँ पे। तो जो वॉल्यूम आया है वहाँ से इसको पुट करके और यहाँ पे निकाल दिया है फिर नंबर ऑफ यूनिट्स इन दिस वॉल्यूम। तो जो नंबर आया एवोगाड्रो नंबर से यहाँ पे यूज करके और निकाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, इसका सोल्यूशन दिया गया है। और यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। अब जो अगला वीडियो आएगा अब इंटेक्स क्वेश्चन पे ही आएगा। सो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में हम लोग को पढ़ना है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, चलिए देखते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोग क्या होता है, क्या बोल रहा है इसके बारे में। The although crystalline solid have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystal are not perfect। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो इसका शॉर्ट रेंज होता है और कहीं कहीं लॉन्ग रेंज भी हो जाता है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट मतलब इस तरह से हम लोग कर देते हैं कि जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कहीं ज़्यादा ड्यूरेशन ले लेते हैं तो कहीं कम ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, जो क्रिस्टल होते हैं तो इस तरह के क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होते। यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसका जो एग्रीगेट का मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल रहते हैं। दी स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट इन देम, और जितने ये लार्ज रहते हैं ना इसमें डिफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो दिस हैपन व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर एट फास्ट और मॉडरेटेड। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा इसलिए कि जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होता है ना वो फास्ट होता है और मॉडरेट रेट पर अगर होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिंगल क्रिस्टल आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑकर एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। अगर हम लोग सिंगल क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सट्रीमली स्लो रेट पर होना चाहिए। इवन दिज क्रिस्टल आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट। तो ये जो क्रिस्टल होते हैं ये डिफेक्ट से भी फ्री नहीं होते हैं, मतलब कि डिफेक्ट होता ही है। इस तरह से भी करेंगे तो भी डिफेक्ट होगा। द डिफेक्ट आर बेसिकली इरेगुलेरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कैसे डिफेक्ट हो जाता है किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें डिफेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरीक़ा से कर दिया जाता है, टोटली पैक्ड हो जाता है कि वो इरेगुलर इसका अरेंजमेंट कर दिया जाता है, वहीं से इसमें डिफेक्ट आने लगते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द डिफेक्ट आर 2 टाइप्स। अगर हम लोग देखें तो जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेमली पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो चलिए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ये सब आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी लाइन वाला आप लोग अगर पढ़ लिए तो आप लोगों को 80+ आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम
ideal arrangement around a point of an atom in a crystalline substances, whereas the line defect are the irregularity or deviations from ideal arrangement in entire row of lattice point। जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो कहाँ इरेगुलरिटी हो जाता है, तो जहाँ से डेविएशन किया जाता है, जो उसके आइडियल अरेंजमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे पॉइंट में एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो एटम प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ से डिराइव किया जाता है, तो वहीं से पॉइंट डिफेक्ट हो जाते हैं। और लाइन डिफेक्ट कैसे होते हैं कि वहाँ पे इरेगुलरिटी हो जाता है जहाँ पे उसका जो आइडियल अरेंजमेंट होता है, तो वो रो के वजह से जो इंटायर जो रो रहते हैं लैटिस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अटैच रहते हैं, तो एक रो में बन जाते हैं, तो वहाँ से अगर डिराइव्ड डेविएशन होता है तो वहाँ पे वो लाइन डिफेक्ट हो जाता है। अगर रो में हो रहा है तो वो लाइन डिफेक्ट, अगर एक सिंगल पॉइंट से हो रहा है तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि लाइन डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है। दिज इरेगुलिटी आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट, और ये इस टाइप के इरेगुलिटी को हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। वी शैल कन्फर्म आवर डिस्कशन टू पॉइंट डिफेक्ट ओनली, लेकिन हम लोग को अभी इस टाइम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन करना है। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चलिए देखते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स है। पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ऑस्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन ऑस्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्टियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also called intrinsic or thermodynamic defect. Basically, these are of two types: vacancy defect and interstitial defect. तो जो ऑस्टियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये सॉलिड के मतलब सॉलिड के वजह से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। वहाँ पे कोई पॉइंट में डिफेक्ट हो जाते हैं, जो एटम का जो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी भी सॉलिड का, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, तो वहाँ से बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक हो जाते हैं, तो इन्हें इंट्रिंसिक भी कहा जाता है। और जो इंट्रिंसिक होते हैं ये भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरेस्टियल डिफेक्ट कहते हैं। तो इंट्रिंसिक मतलब सेमीकंडक्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है इसी वीडियो में, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। जब पढ़ना होगा तब मैं अच्छा से मैं इसको डील कर दूंगी। तब हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज साइड टू हैव अ वैकेंसी डिफेक्ट। अगर लैटिस साइट में खाली जगह बच जाता है तो इस टाइप के क्रिस्टल को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाली जगह बचने की वजह से वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा है। अगर खाली जगह नहीं होता तो ये डिफेक्ट को हम लोग ओवरकम कर लेते हैं। तो दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये कैसे होते हैं, जो सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है ना वो डिक्रीज कर देता है, इसलिए दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। और जब सब्सटेंसेस को हम लोग हीट करेंगे तब जाके ये डिफेक्ट डेवलप होता है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइड द क्रिस्टल इज साइड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। जब कोई सब्सटेंसेस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाते हैं, कहने का मतलब कि अगर क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरस्टिशियल अगर साइट पर प्रेजेंट हो जाता है तो उस टाइप के हम लोग डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। और इस टाइप के डिफेक्ट कैसे होता है? तो अगर सब्सटेंसेस का डेंसिटी बढ़ जाता है तो हम लोगों को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलता है। Vacancy and interstitial defect are explained above can be shown by non-ionic solid। तो ये दोनों टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम लोग नॉन आयोनिक सॉलिड में अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। आयोनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आयोनिक मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि आयोनिक मतलब आयन। आयन कहने का मतलब कटायन और आयन जिसमें चार्ज प्रेजेंट हो। तो जो आयोनिक सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। रादर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दे शो दिस डिफेक्ट ऑन फ्रैंकलिन एंड स्कॉटी डिफेक्ट। तो ये जो होते हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होते हैं ये इस टाइप के डिफेक्ट को फ्रैंकलिन और स्कॉटकी डिफेक्ट में भी देखा जाता है। फ्रैंकलिन और स्कॉटकी डिफेक्ट को अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता ही है। यहाँ से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं यह वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जगह बच गया है इसीलिए वो डिफेक्ट हो गया है। और आगे हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट है। और सेकंड में हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया है। अब थर्ड में देखेंगे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड। इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, तो आयोनिक सॉलिड के वजह से हो जाता है इस टाइप के डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलता है आयोनिक सॉलिड के वजह से। तो आयोनिक सॉलिड कहने का मतलब कि जिसमें आयन्स हो, जिसमें चार्ज पार्टिकल हो, उसे हम लोग आयोनिक सॉलिड कहते हैं। द स्मॉलर आयन्स यूजुअली कटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट ऑफ एन इंटरेस्टियल साइट। तो कैसे होता है कि जो स्मॉलर आयन्स होते हैं, जैसे यूजुअली कटायन के मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, ये डिसलोकेटेड हो जाता है अपने नॉर्मल साइड से ये डिसलोकेटेड हो जाता है और वहाँ पे इंटरेस्टियल साइट देखने को मिल जाता है। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट। और ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर देता है अपने ओरिजिनल साइट पे और वहाँ से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। साइड्स इंटरेस्टियल डिफेक्ट। तो जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होते हैं इसे हम लोग डीलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। फ्रैंकलिन डिफेक्ट को, फ्रैंकलिन डिफेक्ट आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है, बोर्ड के एग्जाम में। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड का डेंसिटी को चेंज नहीं करता है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज shown by ionic substances in which there is a large difference in the size of ions। और जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट देखने को मिलता है वो कहाँ हम लोग देखते हैं, तो आयोनिक सब्सटेंसेस के वजह से होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ जो साइज आयन का जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में जो देख सकते हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zn2+ एंड Ag2+ आयन। अब हम लोग देखेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ये 1.25 में दिखाया गया है फ्रैंकलिन डिफेक्ट है और 1.26 में स्कॉटकी डिफेक्ट है। तो अब हम लोग देखते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। इट इज़ बेसिकली अ वैलेंसी डिफेक्ट बाय आयोनिक सॉलिड। ये जो वैकेंट स्पेस जो खाली रह जाते हैं, जो खाली जगह बच जाते हैं, उसके वजह से स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाता है किसी भी सॉलिड में। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड आयन आर इक्वल। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है तो जो आयन और कटायन जो मिसिंग होते हैं इसका नंबर इक्वल रहता है। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट, जो वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं वही होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में भी देखा जाता है क्योंकि ये भी सब्सटेंसेस के डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। और द नंबर ऑफ डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड इज क्विट सिग्निफिकेंट। तो जो इसका जो डिफेक्ट होता है आयोनिक सॉलिड में वो सिग्निफिकेंट रहता है, मतलब सिग्निफिकेंट करने का मतलब है यूनिक। फॉर एग्जाम्पल NaCl देयर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ स्कॉटकी पेयर पर cm³ रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल दिया गया है कि इतना पेयर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनायन और कटायन के साइज में चेंज हो जाता है, इसी की वजह से ये सब डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में तो देख ही लिए। अब हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होते हैं, इफ़ द मोल्टेन NaCl कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज्ड, सम ऑफ द साइट ऑफ द Na+ आयन्स आर ऑक्युपाइड बाय Sr2+। ईच Sr2+ रिप्लेस 2 Na आयन्स इट ऑक्युपाई द साइट। अगर हम लोग NaCl को मेंटेन करते हैं तो इस अगर छोटा अमाउंट में SrCl2 अगर क्रिस्टलाइन हो जाता है तो उसमें हम लोग को Na+ आयन्स को देखना पड़ता है और जो उसका स्पेस ऑक्युपाई हुआ है Sr2+ के द्वारा तो वहाँ पे Na+ आयन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसका वजह से जो स्पेस वैकेंट रह जाते हैं तो वहाँ से इस डिफेक्ट को देखने को मिल जाता है, जो कटायनिक वैकेंसी रहता है जिसमें कटायन की कमी रहता है। अब हम लोग देखेंगे C नंबर में नॉन स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्क्यूमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्ट्यूमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। हम लोग अभी जितने भी डिफेक्ट के बारे में पढ़े हैं तो ये सारे डिफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज के स्ट्रक्चर को नहीं डिस्टर्ब करता है। तो अपर भी लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्ट्यूमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नॉन विच कंटेन द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ नॉन स्टोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये देखेंगे नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को
मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। अगर अनायनिक वैकेंट स्पेस है जिसमें नेगेटिव चार्ज की कमी है तो वहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अल्कली हलाइड्स लाइक NaCl एंड KCl शोन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो ये सब जो है NaCl और KCl इस सब में देखा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। तो व्हेन क्रिस्टल ऑफ द NaCl आर हीट, जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है एटमॉस्फेयर में, सोडियम वेपर जो सोडियम एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो Cl- आयन्स होते हैं वो डिफ्यूज करने लगते हैं और जो क्रिस्टल का जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है Na एटम्स जो होते हैं वो NaCl दे देते हैं। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लॉस हो जाता है और सोडियम एटम्स टू फॉर्म Na+ आयन बना लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इस क्रिस्टल में से तो अनायोनिक साइट पर देखा जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ सोडियम, इस ज़्यादा सोडियम रिलीज होने लगता है तो अनायोनिक साइट ऑक्युपाई हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो एप सेंटर में हो जाते हैं। और जो येलो वाला कलर में फिगर में दिखाया गया है NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, तो जो इसका कलर हो जाता है एक्सटीरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी। तो जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनका कलर विजिबल हो जाता है। और लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल, जब इस पर लाइट पड़ता है तो इनका कलर विजिबल होने लगता है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक। तो जब लाइट इस पर फॉल करता है तो ये LiCl जो क्रिस्टल है ये पिंक कलर का हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सेस पोटेशियम जो हो जाते हैं वो क्रिस्टल पर वायलेट कलर का KCl दिखने को मिल सकता है। आप लोग ये देख सकते हैं एफ सेंटर इन अ क्रिस्टल में जो है एफ सेंटर यहाँ पे येलोइश कलर का दिख रहा है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं वो किनके वजह से होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे वो हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग हीट करेंगे मतलब जो हीट पड़ेगा एनर्जी Zna को, तो ये Zn2+ और हाफ O2+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Zn2+ Zn का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है तो इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो देयर आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टीमेटिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कम्पेयर टू स्टीमेटिक पोर्शन। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप FeO, ये FeO टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है जिसका कंपोजिशन होता है Fe 0.95 और O। इट में एक्चुअली रेंज फ्रॉम, इसका मतलब रेंज अभी किसी भी लिमिट तक का इसका रेंज के बारे में भी दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि डिफेक्ट आता ही है बोर्ड के एग्जाम में, डिफेक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब हम लोग जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसीलिए मैं इसको अभी यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। और जो इसका अगला वाला वीडियो आएगा वो यहाँ से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से आएगा, कंडक्टर इंसुलेटर से, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। इसमें N टाइप और P टाइप जो जितने होते हैं वो सबको मैं एक सेपरेट वीडियो में डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।